हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है जो भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध है, उसका आज एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं पार्ट 10 में, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क को समझ लें। एंटरप्रेन्योर उद्यमी, बिजनेसमैन व्यापारी। व्यापारी की सोच सिर्फ सामान बिकता रहे, बिजनेस चलता रहे, प्रॉफिट आता रहे, बस यहाँ तक होती है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है नयापन, कुछ नया। और जब चीज़ें नई होती हैं तो अनजान होती हैं। पुरानी चीज़ों को तो हम सब जानते हैं, नई चीज़ें हमेशा अनजान होती हैं। अनजान होने की वजह से चुनौतियाँ होती हैं, चुनौतियाँ होने की वजह से जोखिम होता है, रिस्क होता है कुछ खोने का। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इस रिस्क को लेता है। वो पैसा लगाएगा, समय लगाएगा, अपना पूरा भविष्य किसी प्रोजेक्ट पर लगाएगा और उसको कामयाब कर कर उससे होने वाले संभावित सारे लाभ को न सिर्फ खुद लेगा, समाज को भी देगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इससे, और आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी उस लाभ का भागीदारी बनाता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ हम सब में होनी चाहिए। कोई बना नहीं सकता आपको, आपके अंदर ये चीज़ें खुद डेवलप होंगी, ये गुण आपके अंदर खुद विकसित होंगे और फिर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें दो बातें ध्यान रखना: ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट। और दूसरा, रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होता है। सिर्फ दूसरों को देख के आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को देख के आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। वो गुण आपके अंदर खुद आपको विकसित करने पड़ेंगे और वो गुण आएंगे आपके आत्मविश्वास से, गलतफहमी से नहीं, आत्मविश्वास से, कौशल से और निरंतरता के गुण से, धैर्य के गुण से। बहुत सारे गुण और होते हैं, वो धीरे धीरे हम इस मॉड्यूल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज का ये मॉड्यूल, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 1, द रेसिपी ऑफ सक्सेस इंक्लूड्स। सफलता का नुस्खा है। नुस्खा मतलब सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ, अपने बारे में जानना, जिसको स्वॉट एनालिसिस में जाना जाता है। हमारी कमियां क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मजबूतियां क्या हैं, उसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। और सेल्फ बिलीफ मतलब अपने ऊपर भरोसा होना कि मैं इस काम को अगर शुरू करूंगा तो इसको पूरा सफलता तक लेकर जाऊंगा। हाँ, देख लिया, ऑल ऑफ द अबव लिखा है, लेकिन बच्चों पहले सारे के सारे ऑप्शंस को देख लो कि ऑल ऑफ द अबव लगाना है या नहीं लगाना है। दूसरा है इंडिपेंडेंस, वो आज़ाद रह के काम करना चाहेगा। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे हमेशा तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा करके अपने निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस एक गुण है जो एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। ग्रिट कहते हैं, बहुत सारे भाव को आप ग्रिट से समझ सकते हैं। जबकि कोई इंसान में ग्रिट की कोई क्वालिटी होती है तो उसमें धैर्य होता है, निरंतर प्रयास वही कर सकता है जो धैर्य रखता हो, है ना। कमिटमेंट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। इस तरीके की जितने भी गुण वाले भाव हैं जो आपको लगातार एक काम में जब तक सफल नहीं होंगे उसमें लगा रहने दे, उसको हम ग्रिट कहते हैं। ये तीनों आंसर सही हैं, तभी तो मैं कह रहा था ऑल ऑफ द अबव सही होगा। मैं नहीं कह रहा था, अच्छा आप कह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज़ अ डैश कंट्री। भारत एक कैसा देश है। अंडर डेवलप्ड नहीं, हम अंडर डेवलप नहीं हैं, हम डेवलपिंग हैं। विकासशील कहते हैं उसको हिंदी में, हम हैं डेवलपिंग। सी आंसर सही है। अब ये डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, ये किस बेसिस पर हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश प्रगतिशील है, कौन सा प्रगतिशील नहीं है, कौन सा उन्नत देश है। तो ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा जो सूचक होता है किसी भी कंट्री के स्टेटस का, वो होता है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, जीडीपी तो हमारी 6ठे नंबर पे है पूरे विश्व में, लेकिन हम डेवलप्ड नहीं हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, यूरोप की कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, अमेरिका डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं क्योंकि हमारी जीडीपी भले ही 6ठे नंबर पे हो, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारी कम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जीडीपी ज़्यादा दिखती है, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में फ़र्क करने के। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, सालाना आय कितनी होती है। $25,000 से अगर ज़्यादा हर व्यक्ति की आय आपके देश की है तो आप डेवलप्ड कंट्री हैं, और अगर इससे कम है, $10,000 तक है, तो आप डेवलपिंग कंट्री हैं, और अगर इससे भी कम है तो आप अंडर डेवलप्ड हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आमतौर पर अफ्रीका में हैं और कुछ एशिया देश की कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं
ये भेद करने की कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके यहाँ किस तरीके का उत्पादन होता है। मेरे देश में ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का में काम करते हैं लोग बाग, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टर्शरी मतलब वो हाई एंड हाई वैल्यू की चीज़ों को बनाते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं और उनको पूरे विश्व में बेचते हैं। इस वजह से वो डेवलप्ड हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010 वुमेन आर पेड डैश मैन फॉर सेम वर्क। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2010 के भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य करने पर भी पुरुषों से कैसा भुगतान मिलता है। 2010 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बात सामने आई थी कि उसी काम को अगर पुरुष को दिया जाता है करने को तो उसकी सैलरी ज़्यादा लगती है या उसकी वेजेस ज़्यादा लगती हैं। वही काम आप महिला से करवाएंगे तो उसकी वेजेस कम लगती है। तो यहाँ पर आंसर लेस देन है। और ये हमने पता भी है ना, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर आदमी भी काम कर रहे हैं या औरतें भी काम कर रही हैं। भट्टों पर हमने देखा है आदमी भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं। सेम वही काम करने के आदमियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, औरतों को कम मिलते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये 2010 की सिनेरियो बता रहा हूँ। 2022 तक आते आते ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर चुकी हैं। इसलिए कोई छात्रा अगर मेरा ये वीडियो देख रही हो तो अब स्थितियां बदल गई हैं। अब समान काम के लिए समान ही सैलरी रिकमेंड की जाती है। कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी ऐसा हो सकता है कि हम महिलाओं को उसी काम के लिए कम पैसे दे रहे हों, वो भी सुधार दिया जाएगा धीरे धीरे। तो इसका आंसर लेस देन है, यानी कि 2010 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पुरुषों को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं और महिलाओं को कम पैसे मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, एन डैश is a self-employed person who is always trying to make his her business better by taking risks and trying new ideas। हिंदी में है, एक रिक्त स्थान एक स्व नियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर एक नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर करने का प्रयास करता है। इंग्लिश में अगर आप ध्यान दें तो लिखा है हिज और हर, यानी कि ये एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। पता नहीं क्यों लड़कियां ऐसा क्यों नहीं सोचती कि वो बिजनेस वुमेन बन सकती हैं या एंटरप्रेन्योर वो भी हो सकती हैं। बहुत सारी होती हैं, कई सारे एग्जांपल्स हैं, पर अधिकतर छात्राएं ऐसा क्यों सोचती हैं कि ये चीज़ उनके लिए नहीं है, ये भाइयों के लिए है। नहीं भाई, ये बहनों के लिए भी है। चलिए, इसका आंसर तो हमें समझ में आ गया। वो एंटरप्रेन्योर होता है जो एक अपना काम शुरू कर उसको बेहतर कर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है। वेज एम्प्लॉयड इसलिए नहीं हो सकता जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनका अपना कौन सा व्यवसाय होता है, उनका अपना व्यवसाय नहीं होता, वो तो दिहाड़ी कर रहे हैं ना। इसी तरह अनएम्प्लॉयड जो बेरोज़गार हैं उनका कोई व्यवसाय नहीं है, तभी तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनका भी अपना व्यवसाय नहीं होता। इसलिए बी आंसर भी गलत है और नन ऑफ द अबव तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए। ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होने वाली हैं। मनी, आपको लगेगा यस मनी है सर वो आंसर, पैसा होगा तो ही हम कुछ नया अपना शुरू कर सकते हैं। ये आंसर गलत है दोस्तों। पावर, हाँ सर पावर अगर आ जाए, तो कोई महत्वपूर्ण पद हो तो हम अपना बिजनेस भी शुरू कर लें। हमने बहुत लोगों को देखा है, वो नेता थे या कोई बड़े ओहदे पे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री शुरू कर ली। ये आंसर भी गलत है। तीसरा है पॉलिटिक्स। सर ये तो आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, आप किसी नेता को जानते हैं, तो वो आपका काम करवा देगा और अपना रोजगार शुरू कर लेंगे, भले ही किसी सरकारी डिपार्टमेंट में सप्लाई का कोई काम हो। बच्चों, पुराने जो भी तरीके थे वो या तो ख़त्म हो चुके हैं या धीरे धीरे हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रहें, आपको चाहिए सिर्फ माइंड सेट। अरे क्या सर क्या बता रहे हो, आजकल की दुनिया में बिना पैसों के, बिना पावर के, बिना पॉलिटिक्स के कोई बनता है क्या? कुछ किसी का काम होता है क्या? ये किसने बताया आपको? याद करो किसने बताया। आप किसी एंटरप्रेन्योर से मिले हैं, उसकी कहानी सुनी है? आपको जिसने ये बात बताई है वो या तो उसने कुछ नहीं किया है, एंटरप्रेन्योर नहीं है वो, या उसने ज़्यादा से ज़्यादा कोई बिज़नेस करना शुरू किया था और उसने वो बिज़नेस में शायद नुकसान खा लिया। तब ऐसे एक भाव आते हैं कि नहीं हो सकता बिना पैसों के। आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करें, वो अपनी कहानी बताएगा, उस कहानी से आपको सारी प्रेरणा मिल जाएंगी। लेकिन आप तो बात ही नहीं करते उनसे, दुश्मन मानते हो, मिलेंगे कहाँ आपको? तो पूरा खेल समझो तब समझ में आएगा। ऊपर के तीनों आंसर इतने सही नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत हैं, लेकिन इसका सबसे सही आंसर है माइंडसेट।
अगर आपका नज़रिया होगा तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। और वो नज़रिया कैसा? वो नज़रिया है जोखिम लेने का, वो नज़रिया है कुछ नया करने का, और वो नज़रिया है अपने कस्टमरों के हित का ध्यान रखने का, अपने साथ काम करने वाली टीम का कल्याण करने का, कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उनके लिए, और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे गुण अपने साथ लेकर चलने का, एक विजन साथ लेकर चलने का। ये अगर आप अपने अंदर विकसित कर सको तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा दोस्त। बैंक हैं, सरकार है, सब्सिडी है, बहुत कुछ है। सर कहाँ मिलता है? आपने ट्राई किया या सिर्फ सुनी हुई बातों पे कह रहे हो? ट्राई करके ये बात कहो तो मैं आपकी बात सुनूंगा। सुना के किसी की बात मुझे बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक रिक्त स्थान व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान किया जाता है उसको। सेल्फ एम्प्लॉयड वो नहीं होता, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है स्वरोजगार। आप अगर अपना रोजगार कर रहे हैं तो आप किसी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। वेज एम्प्लॉयड होता है वो जो दूसरों के लिए काम करता है और उसके लिए उसको पैसा मिलता है। बी आंसर सही है। एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर खुद का रोजगार करता है, उसको प्रॉफिट पे लेकर आता है और अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करता है। आखिरी ऑप्शन तो समझ गए ना। 7th क्वेश्चन, डैश is the act of setting up and running a business, taking on risks in the hope of profit। रिक्त स्थान लाभ की आशा में जोखिम उठाते हुए एक व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य है। क्या है भाई? ये सब जानते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप। वेज एम्प्लॉयमेंट वो नहीं होती। वेज एम्प्लॉयमेंट होती है हम कहीं दिहाड़ी कर रहे हैं, दिन की दिहाड़ी करेंगे तो हमें वेज मिलेगी, और सैलरी होती है जो महीने में मिलती है। ठीक है, बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर एंटरप्रेन्योरशिप ही है। और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, BRICS, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो आपस में कॉपरेशन करते हैं पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए। और ये 5 देशों के नाम के पहले पहले अक्षर हैं, इनसे बना है ब्रिक्स। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अभी जून में इसकी 14th मीटिंग हुई थी। ये देश हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हर देश के पहले अक्षरों से इस संगठन का नाम बना है ब्रिक्स। ये एक पॉलिटिकल संगठन है जिसमें 5 देश जो विकासशील देश हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है विश्व पटल पर, उनका एक समूह है जो आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन, पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे आंसर गलत है। ये 5 कंट्री हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज़ अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सा गुण ऐसा है जो उद्यमी में होना चाहिए? हार्ड वर्किंग, बिना हार्ड वर्किंग के कैसे बनेंगे भाई साहब उद्यमी? ये तो होना ही चाहिए। क्रिएटिव मतलब कुछ जो नया सोचता हो, रचनात्मक, जिसका दिमाग चलता हो। कुछ नया सोचोगे तभी आप किसी कस्टमर के लिए कुछ नयापन ला पाओगे। हम सबको नयापन चाहिए होता है, वो कौन देता है? जो एंटरप्रेन्योर होगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। रिस्क टेकर तो वो होगा ही होगा, ऑप्शन सी तो है ही। उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है एंटरप्रेन्योर का कि वो जोखिम लेता है। हर किसी में ये हिम्मत नहीं हो पाती जोखिम, डर लगता है ना कि जो बनाया है, जो बचाया है, कहीं वो भी ना डूब जाए, तो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, बता दिया था आपने पहले, मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूँ सब। अब आज मैंने चश्मा लगाया हुआ है, चिंता मत करो, मुझे सब दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज एस इन स्वॉट स्टैंड फॉर। स्वॉट भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका एक्सपेंशन होता है। एस से होता है स्ट्रेंथ, मतलब मजबूतियाँ। डब्ल्यू से होता है वीकनेस, यानी कि हमारी कमजोरियाँ। ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और थ्रेट्स हैं, जोखिम जो मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी आंतरिक गुण हैं। हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बाहरी कारक हैं, मतलब हमारे हाथ में नहीं होते, ये मार्केट में ऑलरेडी होते हैं। अवसर भी होते हैं और उनके साथ के जोखिम भी होते हैं। हमारे लिए सहायक चीज़ कौन कौन सी है इन चारों में? हमारी स्ट्रेंथ हमारे लिए सहायक है, जो हमें बेहतर बनाएगी, हमें पैसा कमवाएगी, सम्मान कमवाएगी। और अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, वो भी हमारे सहायक होते हैं। और हमारी बाधाएं कौन कौन सी हैं इन चारों में? वीकनेसेस हमारी बाधा है, और थ्रेट्स जो जोखिम हैं वो हमें पीछे की तरफ खींचेंगे, है ना। तो ये बात समझ में आ गई आपको। एस से होता है स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए सही है। बाकी सारे ये जो एस से शुरू होने वाले वर्ड हैं ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डब्ल्यू इन स्वॉट स्टैंड फॉर। हम समझ गए हैं, डब्ल्यू से होता है वीकनेसेस, हमारी कमजोरियाँ। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कौशल, हमारा ज्ञान, हमारे रिसोर्सेज हमें किस काम को करने में, सफल बनाने में सहायक हैं।
स्वॉट एनालिसिस करो, अपना एनालिसिस करो, मार्केट का एनालिसिस करो। कभी भी दूसरे को देख के कोई काम करना शुरू मत करो। वो शायद उसके लिए ठीक रहा हो, उसकी जो स्ट्रेंथ और उसने जो अवसर का पहचानने का उसका गुण है, शायद उसके लिए काम करा हो सकता है वो अवसर आज ना हो सकता है वो गुण आप में ना हो। इसलिए कभी भी दूसरे की सफलता को देखकर काम नहीं करना चाहिए। प्रेरणा ले सकते हो आप उनसे, लेकिन आप कोई नया काम शुरू करेंगे अपनी हिम्मत पर। स्वॉट एनालिसिस करो और शुरू करो। तो वीकनेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन स्वॉट। स्वॉट में ओ का क्या मतलब है? अवसर, अपॉर्चुनिटी। ए ऑप्शन सही है। बाकी सारे ओ से लिखे हुए ये शब्द नीचे के तीनों वो गलत हैं। ये याद रहेगा आपको? क्यों नहीं याद रहेगा? स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये शॉर्ट फॉर्म है। स्ट्रेंथ का मतलब हमारी मजबूतियाँ, वो हमें सहायक होंगी किसी काम में सफल बनाने के लिए। वीकनेस मतलब हमारी कमजोरियाँ, हमें पता होना चाहिए ना हमारी कमजोरियाँ क्या हैं। हमारे फेलियर से पता चलती है, सेल्फ एनालिसिस से पता चलती है। आप अपना आत्म अवलोकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारी वीकनेसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में हमारा हाथ तंग है मान लीजिए, तो ये हमारी वीकनेसेस में आएगा, हमारी स्ट्रेंथ में तो नहीं आएगा कि बहुत बढ़िया हुआ हमें इंग्लिश नहीं आती। बात समझ में आ रही है ना? कंप्यूटर पे आप अच्छा कंप्यूटर जानते हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ होगी ना, ये आपकी वीकनेस थोड़ी होगी। अपॉर्चुनिटीज़, जो जॉब्स निकल रही हैं, आईटीआई की बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, बहुत सारी अप्रेंटिसेस की अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, वो हमारे लिए अवसर हैं। अगर हम आईटीआई क्वालिफाइड हैं तो हम उन जॉब्स को, अप्रेंटिसेस को पा सकते हैं। नहीं पाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के गुण लाओ अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर? थ्रेट्स। यार हम सबको अब समझ में आ गया, थ्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क। एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो फिर वो उद्यमी कैसे बनेगा भाई? फिर तो गवर्नमेंट जॉब से सॉरी यार। ठीक है भाई, देखो मेरा काम ये है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई भी सोच गलत या सही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर हमने सिर्फ एक तरीके से सोचने को सही मान लिया वो गलत है। हमें संतुलन में आके और पूरी बात पता होगी तब हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। यही मेरा काम है और यही मैं कर रहा हूँ। ये फॉल्स है। एक उद्यमी को रिस्क लेना पड़ेगा। आप किसी सिक्योरिटी को बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते। जॉब सिक्योरिटी आपके कौशल आपको प्रदान करेंगे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपको प्रदान नहीं करेगी। सिक्योरिटी आपकी कौशल, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ये प्रदान करेंगे आपको। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका नाम होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये क्या बला होती है भाई? बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, चाय की पत्ती, चीनी, साबुन, जो हम बार बार खरीदते हैं, जो बार बार हम खर्च कर लेते हैं, यानी कि उसका उपभोग कर लेते हैं, वो होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, क्योंकि उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। बार बार उपभोक्ता उनको खरीदता है क्योंकि वो ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कूलर, एसी, कार, मोटरसाइकिल, आप हर महीने खरीदते हो क्या, वो खर्च हो जाती है क्या आपसे? उनको कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, तो एफएमसीजी शॉर्ट फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। वो उत्पाद जो हम बार बार कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब उनको खर्च कर लेते हैं, खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड इज। ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? निम्न विकल्पों में ढूंढना है। पहला है थ्रू थर्ड पर्सन, किसी तीसरे आदमी से पूछो कि भाई उसको क्या क्या ज़रूरत है। ये कोई तरीका सही है? हम किसी और से किसी और की ज़रूरत क्यों पूछेंगे? जिसकी वो ज़रूरत है उससे पूछेंगे, क्योंकि ग्राहक की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? चलो समझाता हूँ। हमें अपने घर से स्कूल तक जाने का कोई साधन चाहिए। बस हो सकती है, तो बस के लिए तो कोई खरीदेगा नहीं, अपने घर में तो कोई बस रखेगा नहीं। साइकिल हो सकती है, हो सकता है किसी ग्राहक को साइकिल की ज़रूरत हो सकता है किसी ग्राहक को मोटरसाइकिल की ज़रूरत हो। फिर मोटरसाइकिल खरीदने वालों को हो सकता है ज़्यादा माइलेज वाली मोटरसाइकिल की, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। या हो सकता है तुम्हारी उम्र में हमें तो स्पीड चाहिए, महंगी मोटरसाइकिल, ताकि दोस्तों पे टशन जमा सके। अलग अलग उपभोक्ता की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और एंटरप्रेन्योर उनकी ज़रूरतों को देख के प्रोडक्ट का उत्पादन करता है या पूरी प्रोडक्ट रेंज का उत्पादन किया जाता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की नीड को पूरा किया जा सके। पर हम ये बात उससे ही पूछेंगे जिसको, जो हमारा कस्टमर होगा, तीसरे आदमी से नहीं पूछेंगे। ऑप्शन ए गलत है। बाय एडवर्टाइजिंग ऑन न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट करने से हम अपने बारे में तो बता सकते हैं, उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो बी ऑप्शन भी गलत है। बाय ऑब्जर्वेशन एंड मैसेज, हम देखें मार्केट में और सिर्फ देख के हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई इंसान बताता नहीं घूमता है कि मुझे ये ज़रूरत है। देख के और
मैसेज करके उनको, कोई जवाब नहीं देता है ना, ऐसे नहीं पता चलता। डी ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, वो है बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे। आप अपने ग्राहकों से बात करें, सर्वे करें, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता करें और तब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने का निर्णय करें। ऑप्शन डी सबसे सही है इन चारों विकल्प में। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे। जब हम कस्टमर से सर्वे कर रहे हों, कस्टमर का सर्वे मतलब अपने ग्राहकों को चिन्हित करना चाह रहे हों और अपने प्रोडक्ट को फाइनल करना चाह रहे हो कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए जो हमारे ग्राहकों की, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उसमें किन बातों का, किन महत्वपूर्ण तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है टॉक एंड टॉक मोर, अपनी अपनी बताते रहो, अरे साहब हम शुरू करना चाह रहे हैं और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। उसकी सुनो भाई, उसको क्या ज़रूरत है, अपनी मत बताओ। ए ऑप्शन गलत है। राइट एंड रीड, हम लिखेंगे और पढ़ेंगे, लिख और पढ़ के परीक्षाएं शायद पास कर लो। अगर ज़िंदगी की परीक्षा पास करनी है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बात करो और समझो चीज़ों को, सुनकर चीज़ों को समझना, पढ़कर चीज़ों को समझना, देखकर चीज़ों को समझना, ये सही रास्ता नहीं है। कूद पड़ो उस परिस्थिति में और समझो उन सारी चीज़ों को, बात करो सबसे। लिसन एंड लिसन, सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, सुनो, अपने कस्टमर की सुनो, ऑब्जर्व करो कि क्या ये जो कह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये ज़रूरत हो सकती है क्या, या ये कोई स्पेसिफिक इस बंदे की नीड है। तो हम एक कस्टमर के लिए तो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे ना, वो उत्पाद या वो सेवा बहुत सारे लोगों को जब उनकी ज़रूरतों को पूरी करेगी तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। इसलिए ऑब्जर्व भी करना बहुत ज़रूरी है और बात करो। लेकिन बात किन से करो, बात करो पात्रों से जो उस खेल के खिलाड़ी हों। हम अपात्रों से बात करेंगे तो हम गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। जो जिस खेल को जानता होगा, जो जिस काम को जानता होगा, उसकी सलाह को मानेंगे। अपात्रों की सलाह को मानना बंद करें। इसीलिए असफलताएं हमें मिल रही हैं, क्योंकि हम पता नहीं किसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। हम सबको पता है यार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2017 से लागू हुआ है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पाद और सेवा कर, ठीक है ना। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी सही है। पहला ऑप्शन है गुड एंड सेल्स टैक्स। सेल टैक्स पहले हुआ करता था, बहुत तरीके के हमारे कर हुआ करते थे। सेल टैक्स अलग, इनकम टैक्स तो अब भी है, सेल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, चुंगी, ऑक्ट्राय, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी पहले। अब उन सबको ख़त्म करके सिंगल जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ है 2017 से। उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, अभी बताया 2017। इसका आंसर 2017 है। अलग अलग उत्पादनों की श्रेणी में अलग अलग स्लैब में ये टैक्स लगते हैं। खाने पीने के चीज़ों पे कम टैक्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स पे ज़्यादा टैक्स है, लग्जरी वाले गुड्स पे और ज़्यादा टैक्स है। तो अलग अलग स्लैब हैं, अलग अलग वर्गीकरण है उत्पाद के, और उनमें अलग अलग परसेंटेज में टैक्स लगाया जाता है जो सरकार को प्राप्त होता है। और इस टैक्स का कुछ हिस्सा राज्य सरकार रख लेती है और कुछ हिस्सा सेंटर की सरकार को जाता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अ डैश इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स बाय इंटरेक्टिंग विद देम। हिंदी में लिखा है रिक्त स्थान कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसको सर्वे कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी केस स्टडी जो है उसमें हम लोगों से बात करना, उसमें हम लोगों से बात नहीं करते, डेटा तो उसमें भी एकत्रित करा जाता है, लेकिन हम बात नहीं करते, हम उस डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कोई केस स्टडी करना चाहूँ कि कोई एक ख़ास कंपनी क्यों चल नहीं पाई, तो हम उस कंपनी के सारे डेटा इकट्ठा करेंगे। भाई उनकी मार्केटिंग कैसी थी, उनका प्रोडक्ट कैसा था, कस्टमर्स उन कंपनी के बारे में क्या सोचते थे, ये सारा डेटा हम इकट्ठा तो करेंगे। लेकिन जब वो कंपनी रही नहीं तो हम बात किससे करेंगे, ना वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, ना कोई एंटरप्रेन्योर रहा, ना उनके कस्टमर रहे। तो बातचीत हम उसमें केस स्टडी में नहीं करते, डेटा एकत्रित करके, इकट्ठा करके उनको सिर्फ एनालाइज करते हैं। तो केस स्टडी इसका सही आंसर नहीं है, सर्वे इसका आंसर है। अगर केस स्टडी इसका आंसर नहीं है तो सी ऑप्शन गलत हो जाता है, बोथ ए एंड बी। और चौथा आंसर क्वेश्चन नंबर 21, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, इन सारी वीडियोज़ में जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MSME। ये किसी व्यवसाय का या किसी उद्यम का स्टेटस होता है। M से होता है माइक्रो, S से होता है स्मॉल, M से होता है मीडियम और E से होता है एंटरप्राइजेज। किसी उद्यम का ये स्टेटस होता है और ये स्टेटस
तय किया जाता है कितनी लागत में वो एंटरप्राइज शुरू हुआ है, मतलब कितनी लागत लगाकर हमने उस उद्यम को शुरू किया है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में भी ये अलग अलग वर्गीकरण इनके लागत के अनुसार किए गए हैं। पहले देख लेते हैं उत्पादन इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये स्टेटस कैसे मिलते हैं। माइक्रो स्टेटस आपको मिलता है अगर आपकी लागत इस व्यवसाय को या इस उद्यम को शुरू करने में 25 लाख रुपए से कम है। 25 से 5 करोड़ के बीच में अगर आपने शुरू किया है तो उसको स्टेटस मिलता है स्मॉल एंटरप्राइजेज का। मीडियम के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर आपने लागत लगाई है तो आपका मध्यम श्रेणी का उद्यम है। और अगर उससे ज़्यादा यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने लागत लगा के कोई अपना काम शुरू किया है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें यानी कि सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है, कोई उद्यम शुरू किया है और वो उद्यम आपका 10 लाख रुपए तक शुरू हो गया है तो उसको हम माइक्रो कहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे सेवा क्षेत्र में। अगर 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो उसको हम स्मॉल सेक्टर का उद्यम कहेंगे सेवा क्षेत्र का। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आप उसको मध्यम श्रेणी का यानी कि मीडियम स्केल एंटरप्राइज कहेंगे सर्विस इंडस्ट्री का। और 5 करोड़ से ऊपर लागत लगी है तो आपको लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज का स्टेटस मिलता है। और ये स्टेटस अलग अलग हैं और इनके बेनिफिट्स भी अलग अलग हैं, इनके अलग अलग लाभ हैं। स्मॉल और माइक्रो स्केल इंडस्ट्री को सरकार बहुत प्रमोट करती है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, बहुत सारी सब्सिडीज़ देती हैं। तो अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग लाभ होते हैं और वो ये श्रेणियाँ डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी लागत से अपना उस उद्यम को शुरू किया है और आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उत्पादन के सेक्टर में यानी कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं या आप सिर्फ सेवा दे रहे हैं। आई होप आपको ये 21 सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल ऐसा हो जो आपको परेशान कर रहा हो अभी भी, आप मुझे कमेंट में लिखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का सही उत्तर दे सकूँ। इस मॉड्यूल के नेक्स्ट भाग का प्रतीक्षा करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत सारी मस्ती करते रहें। गुड बाय।